नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर। श्री मोदी 29,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और उसके सहयोगी गुटों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने को कहा। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 3 महीने और बढ़ाई। 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अरुणाचल प्रदेश में सीमावर्ती चौकियों की संचालन तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान अगले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त। वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणी भारत के नए अटॉर्नी जनरल होंगे। विश्व हृदय दिवस आज मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे और तिरुवनंतपुरम में भारत ने 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में विशाल शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 29,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक ढांचागत और विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रीय खेल गुजरात में पहली बार आयोजित किए जा रहे हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। अपने दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हीरानगरी सूरत में 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का भूमि पूजन और उद्घाटन करेंगे। इनमें महत्वाकांक्षी ड्रीम सिटी परियोजनाओं में विकास कार्य और सूरत में नए जैव विविधता पार्क का भूमि पूजन शामिल है। इसके बाद प्रधानमंत्री भावनगर में 5,200 करोड़ रुपए की अधिक की लागत के विविध विकास कामों का शुभारंभ और भूमि पूजन करेंगे। भावनगर में वह दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला भी रखेंगे। श्री मोदी भावनगर में एक रोड शो भी करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में इस क्षेत्र के हीरा श्रमिक और हीरा उद्योगपति भाग लेने की उम्मीद है। शाम को प्रधानमंत्री अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। इस राष्ट्रीय खेलों में 36 प्रकार के खेलों की स्पर्धाएं होंगी, जिसमें 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 7,000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अब तक के यह सबसे बड़े राष्ट्रीय खेल होंगे। इसके बाद वह अहमदाबाद में नवरात्रि महोत्सव में भी हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। केंद्र ने राज्यों को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और इसके सहयोगी संगठनों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कल जारी अधिसूचना में केंद्र सरकार ने पीएफआई और इसके सहयोगी गुटों को तत्काल प्रभाव से 5 वर्ष के लिए गैर कानूनी घोषित किया था। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा कि पीएफआई और रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वीमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन एंड रिहैब फाउंडेशन केरल हिंसक आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए गए। अधिसूचना में आगे कहा गया है कि पीएफआई के वैश्विक आतंकवादी गुटों से संपर्क के कई प्रमाण मिले हैं। पीएफआई के कुछ सदस्यों ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट में शामिल होकर सीरिया, इराक और अफगानिस्तान में आतंकी गतिविधियों को भी अंजाम दिया है। मंत्रालय ने कहा कि इसे देखते हुए पीएफआई और इससे जुड़े गुटों को तत्काल प्रभाव से अवैध घोषित करना जरूरी हो गया था। गृह मंत्रालय ने बताया कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात सरकार ने भी पीएफआई को प्रतिबंधित करने की सिफारिश की थी। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इस साल अक्टूबर से दिसंबर तक और 3 महीने के लिए बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि देश भर में इस योजना के लगभग 80 करोड़ लाभार्थी हैं। इसे अप्रैल 2020 में लागू किया गया था।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अब तक कुल मिलाकर 3,45,000 करोड़ रुपए का खर्चा पहले से छठे चरण तक आया है और ये 7वां चरण जो अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक का है, इस पर 44,762 करोड़ रुपए की अनुमानित सब्सिडी होगी, जो लगभग 122 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न देश के 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मिलेगा। और ये त्योहार के सीजन में जरूरतमंद गरीब के चेहरे पर एक और मुस्कुराहट भी लाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रतिमाह प्रत्येक लाभार्थी को 5 किलोग्राम अनाज निःशुल्क दिया जाता है। मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 4% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद श्री अनुराग ठाकुर ने ये जानकारी दी। सालाना 12,852 करोड़ रुपए का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा और 8 महीने के लिए, जो अभी हम जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक देखें तो 8,568 करोड़ रुपए का बोझ वित्तीय वर्ष 2022-23 में पड़ेगा। लेकिन इससे लाखों ऐसे सरकारी कर्मचारी और जो पेंशन धारक हैं उनको लाभ मिलेगा। सरकार ने 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के भारतीय रेलवे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये रेलवे स्टेशन हैं नई दिल्ली, अहमदाबाद और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। टोटल 199 स्टेशंस की मास्टर प्लानिंग हो रही है, जहां पर भी 50 लाख से ज्यादा ट्रैफिक एनुअल है, उनकी मास्टर प्लानिंग हो रही है। इन तीनों स्टेशंस का टारगेट लिया हुआ है 3.5 वर्ष न्यू दिल्ली के लिए और बाकी दोनों के लिए 2.5 ईयर्स। कंस्ट्रक्शन में मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा, जो कि एक बार देश में टेक्नोलॉजी मास्टर हो जाए तो उसका आगे भविष्य में कई तरह के बेनिफिट्स होंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे 20 लाख से अधिक यात्रियों को फायदा होगा। निवेश के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी और इससे करीब 36,000 नए रोजगार सृजित होंगे। देश में मातृ और शिशु मृत्यु दर में तेज गिरावट आई है। मंत्रिमंडल को कल वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की प्रगति की जानकारी दी गई। इस दौरान मलेरिया, कालाजार, डेंगू, क्षय रोग, कुष्ठ और हेपेटाइटिस जैसे विभिन्न रोगों के उपचार कार्यक्रमों की प्रगति के बारे में भी जानकारी दी गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में केंद्रीय हिस्से का लगभग 28,000 करोड़ रुपए का खर्च शामिल है। मिशन के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान देने के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पोषण केवल अभियान नहीं, देश की जिद। देश ने है ठाना शिशु, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सुपोषित है बनाना। आइए, अवसर है इस पोषण माह में मनोरंजन के संग पोषण को जानने का, समझने का और अपने बच्चों को समझाने का। यहाँ होगा गायक शान का शानदार परफॉर्मेंस भी। पोषण एक्ट्रेस दिखाएगा अलग अलग राज्यों के पोषण का हाल। बड़ी सी पोषण की सांप सीढ़ी सिखाएगी कैसे जंक फूड से आप उतरेंगे नीचे और अच्छे खाने से चढ़ेंगे सेहत की सीढ़ी। साथ ही फ्री हेल्थ चेकअप और कंसल्टेशन भी पाएं। पोषण उत्सव 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022, कर्तव्य पथ, नई दिल्ली। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जागृति का कहना है कि ग्राहक दोषपूर्ण उत्पाद या सेवा में कमी के कारण हुई क्षतिपूर्ति की मांग उपभोक्ता आयोग में कर सकता है। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी जागो ग्राहक जागो। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अरुणाचल प्रदेश में अग्रिम चौकियों की संचालन तैयारियों का आकलन करेंगे और सैनिकों से बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री असम और अरुणाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर हैं। श्री सिंह के साथ थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे। रक्षा मंत्री अरुणाचल के स्थानीय
इदुमिश्मी जनजातीय समुदाय के धार्मिक स्थल आथुपोपु की वार्षिक यात्रा में शामिल लोगों से भी बात करेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकट रमणी भारत के नए अटॉर्नी जनरल बनाए गए हैं। विधि और न्याय मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने श्री वेंकट रमणी को 3 वर्ष की अवधि के लिए नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल वाशिंगटन में अमरीकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक एवरिल हैंस के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने के तरीकों पर चर्चा की। श्री जयशंकर वाशिंगटन की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। इससे पहले उन्होंने कल अमरीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान से भेंट की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन युद्ध और क्षेत्र में चीन के दखल के अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर। श्री मोदी 29,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और उसके सहयोगी गुटों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने को कहा। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 3 महीने के लिए और बढ़ाई। 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अरुणाचल प्रदेश में सीमावर्ती चौकियों की संचालन तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान अगले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त। वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकट रमणी भारत के नए अटॉर्नी जनरल होंगे। विश्व हृदय दिवस आज मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे और तिरुवनंतपुरम में भारत ने 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराया। देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार। मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट आया, आजादी का इतिहास। डाउनलोड करे आजादी क्वेस्ट, खेलो जीतो ढेरों इनाम। मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ। सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। Northeast Diary program broadcast every Thursday and Sunday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. Northeast Diary program this week, the 29th of September 2022, brings an exclusive interview with Kailash Karthik N, Mission Director of Jal Jeevan Mission in Assam. Looking forward to seeing you there. सरकार ने सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे प्रभार ग्रहण करने की तिथि से सैन्य विभाग सचिव के रूप में भी काम करेंगे। लगभग 40 वर्ष के अपने करियर में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने सेना के विभिन्न पदों पर काम किया। उन्हें जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में उग्रवाद रोधी कार्रवाई का भी व्यापक अनुभव है। पिछले वर्ष 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत की मृत्यु के बाद से प्रमुख सेना अध्यक्ष का पद रिक्त था। आज विश्व हृदय दिवस है। प्रत्येक वर्ष ये दिन हृदय रोगों और इनके निवारण के बारे में जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष हृदय दिवस की थीम है यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लोगों से स्वस्थ हृदय और स्वस्थ जीवन के लिए अनुकूल और सक्रिय जीवन शैली अपनाने की अपील की है। विख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश त्रेहन ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में हृदय रोगों से बचाव के लिए नियमित व्यायाम को जरूरी बताया।
मैं हृदय रोग का विशेषज्ञ के नाते बताना चाहता हूं और पब्लिक को अवेयर करना चाहता हूं कि आज के दिन हिंदुस्तान में हृदय रोग बढ़ता जा रहा है और खास करके ये कोविड के बाद कई लोगों को और भी ज्यादा तकलीफ हुई है। तो एक तो अपना हृदय का ख्याल रखते हुए हर एज में एक्सरसाइज जैसे 3-4 टाइम हफ्ते में कोई 30-40 मिनट अगर जो कोई ब्रिस्क वॉक या रनिंग या कुछ ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज करें, उससे जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो ठीक रहता है। कुछ अपनी डाइट के ऊपर भी कंट्रोल रखना है। आज के दिन स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो स्ट्रेस को कम करने के लिए योगा सबसे अच्छा है। हमारे द्विभाषी लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ भारत में नई दिल्ली के मैक्स अस्पताल में हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर बलबीर सिंह विश्व हृदय दिवस के अवसर पर आज रात स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता रात 9:30 बजे से इन टेलीफोन नंबरों पर विशेषज्ञों से प्रश्नों के उत्तर पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 011-2342-1230 और 011-2342-1764। आप अपने प्रश्नों को #AskAIR द्वारा हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alert पर भी पोस्ट कर सकते हैं। ये लाइव कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त चैनलों पर रात 9:30 बजे से सुना जा सकता है। सुर्खियों में सवेरे कार्यक्रम में सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक जगदीश उपासने और पत्रकार संतोष पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें यह तय किया गया कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इसको 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। यानी अब ये जो योजना है वो दिसंबर 2022 तक लागू रहेगी। कितना बड़ा फैसला ये मोदी सरकार का आप मानते हैं? देखिए, ये भारत सरकार ने ही ऐसा फैसला किया। पूरी दुनिया में हम जानते हैं कि कोविड-19 का जब दूसरा और प्राणघातक दौर दुनिया में आया, भारत में भी आया और उससे पहले ही 25 महीने से ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है। 25 महीने से किसी भी देश में दुनिया के गरीबों को 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह राशन परिवार के देने की योजना विश्व के किसी भी देश में नहीं चल रही है, सिर्फ भारत में चल रही है। अब तक सरकार जो इस पर सब्सिडी दे चुकी है वो लगभग 4 लाख करोड़ की सब्सिडी है जो 6 किस्तों में लगभग दी जा रही है। 3.45 लाख करोड़ की सब्सिडी अभी तक खर्च हो चुकी है। राज्यों का भी इसमें शेयर है, लेकिन ये सेंट्रली इनिशिएटेड और सेंट्रली फंडेड योजना है और 3 महीने बढ़ाने का इसका जो उद्देश्य है केंद्र सरकार का, जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा कि गरीबों को जो त्योहार का सीजन है और इस योजना का पर्पस यही है कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति है त्योहारों के मौसम में भूखा न सोए, तो ये अतिरिक्त अन्न सुरक्षा है। 80 करोड़ लोगों को पूरे देश भर में इस योजना का लाभ मिलेगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये योजना चलाई जा रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने 1 जुलाई 2022 से जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 4% की दर से लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी है। इस फैसले को कैसे? ये अच्छी बात है। एक तो पहले मार्च में और 7वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें थी उनके अनुसार केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों का 3% डीए महंगाई भत्ता बढ़ाया था। उस समय टोटल महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का 34% हुआ था। इस बार 4% डीए बढ़ाने से और ये 38% के लगभग हो गया है। 50 लाख के आसपास केंद्रीय कर्मचारी है और 62 लाख पेंशनर्स हैं। उनके लिए भी ये त्योहारों का एक तरह का उपहार है जो केंद्र सरकार ने उनको दिया है। लगभग 12,000 करोड़ के आसपास सालाना इस पर खर्च होने का अनुमान है, जो केंद्र सरकार जिसकी व्यवस्था बराबर करके रखती है। अब तो बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनमें केंद्र सरकार के अनेक मंत्रालय और विभाग काम करते हैं जो प्रोडक्टिविटी से जोड़ दी गई है। तो मैं समझता हूं कि ये उनके लिए उपहार भी है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए और उनकी कार्य क्षमता का एक पुरस्कार भी है। जगदीश जी, देश का आधारभूत ढांचा कैसे विकसित हो, कैसे देश के विकास को गति मिले, इसको लेकर भी सरकार ने एक बड़ा फैसला
किया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति दी है। तो ये कितना बड़ा फैसला है। भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला संस्थान है। अर्थव्यवस्था का पहिया चलाने वाला भी सबसे बड़ा संस्थान है। 11 लाख के आसपास रेल कर्मचारी देश भर में काम करते हैं और केंद्र सरकार अगर अपने स्टेशनों को, जो प्रमुख शहरों के स्टेशन हैं, खासतौर पे जहां औद्योगिक गतिविधियां ज्यादा है, जहां विश्व से निवेशक आते हैं, जहां विभिन्न प्रोजेक्ट्स केंद्र सरकार के बहुराष्ट्रीय कंपनियों के या साझा तौर पर चल रहे हैं, वहां विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने से सिर्फ अर्थव्यवस्था के दृष्टि से ही आप न सोचे, उसको पर्यटन की दृष्टि से भी सोचे कि किस तरह अपने शहरों को हम खूबसूरत बना रहे हैं। तो इसका लाभ सिर्फ सौंदर्यीकरण के नाम पर ही नहीं मिलता, इसका लाभ उद्योग धंधों को मिलता है, अर्थव्यवस्था को मिलता है और पर्यटन के रूप में भी ये जाने जाते हैं। जब से मोदी सरकार इस देश में आई है और हम देखते हैं कि स्वच्छता अभियान के तहत स्टेशनों को सबसे पहले चिन्हित किया गया और स्टेशनों के प्लेटफॉर्म, यहाँ तक कि स्टेशनों में जो रेल की पटरियां हैं, उनको भी सफाई अभियान से साफ रखा जाता है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक जगदीश उपासने और पत्रकार संतोष पाठक। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज की कड़ी में प्रस्तुत है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर जानकारी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक प्रमुख सरकारी योजना है। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा की परिकल्पना को प्राप्त करना है। 23 सितंबर 2018 को झारखंड से इस योजना का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। इसका उद्देश्य देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। आयुष्मान भारत के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम जय आज से लागू हो रही है। देश के 50 करोड़ से ज्यादा भाई बहनों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ एश्योरेंस देने वाली ये दुनिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है। पूरी दुनिया में सरकारी पैसे से इतनी बड़ी योजना किसी भी देश में दुनिया में नहीं चल रही। ये योजना देश में सार्वजनिक और निजी पैनलबद्ध अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान करती है। ये योजना पूरी तरह से कैशलेस और पेपरलेस योजना है और इसका लाभ पूरे देश में कहीं भी लिया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 23,000 से अधिक अस्पतालों को पैनल में शामिल किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश भर में 1,20,000 से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र गैर संचारी रोगों सहित विभिन्न बीमारियों की जांच की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। ये गैर संचारी रोगों के जोखिम कारकों की शीघ्र निदान और इन रोगों के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने में बहुत मदद कर रहा है। आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर हर 4-5 गांव के बीच में देश के नागरिक को ट्रीटमेंट मिले, उसको प्राइमरी हेल्थ चेकअप हो जाए। ऐसे 12 प्रकार के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर योगा की भी व्यवस्था है। उससे आगे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत उसको सपोर्ट किया गया। देश में 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 19 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। अब तक 24 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा नंबर भी जारी किए जा चुके हैं। ये देश में स्वास्थ्य रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को प्रदर्शित करता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन टेलीमेडिसिन जैसी तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करके और स्वास्थ्य सेवाओं के राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराकर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुंच में सुधार करेगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम जय देश में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के मामले में अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने में सफल रही है। आयुष्मान भारत हो, भारत आयुष्मान हो, आयुष्मान हो। मेरा पूरा नाम दिगमलाल बीनीराम चिकलुंडे, उम्र 68 साल की है, मुक्काम है साइटोला पोस्ट रत्नारा, तालुका जिला गोंदिया। मैं गोंदिया जा रहा था, रास्ते में एक
भैंस आ रही थी दोनों बाजू से और भैंस का कैसा क्या हुआ मेरे आंख पे आई तो साइकिल भी गिरी और साइकिल में मेरा भैंस का पैर यहाँ मंडाया तो मेरे को मालूम नहीं कि यहाँ मैं कहाँ गिरा क्या नहीं। फिर फोन लगाया लड़के को तो लड़के ने गोंदिया ले गया KTS में, फिर वहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ। अगर ये कार्ड नहीं रहता तो पैसे के लिए बहुत परेशानी होती, पर कार्ड रहने से बहुत लाभ हुआ। ये जो आयुष्मान योजना आई है इसमें प्रधानमंत्री को बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम गरीबों को बहुत सहायता मिलती है और मैं उनके आभारी हूँ। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम को ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ सुनने के लिए बने रहिए आकाशवाणी समाचार के साथ। भारत ने 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हरा दिया है। कल रात तिरुवनंतपुरम में भारत ने 107 रन का लक्ष्य 16 ओवर और 4 गेंद में केवल 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच रविवार 2 अक्टूबर को गुवाहाटी के बारसापाड़ा में खेला जाएगा। और अब आज का मौसम पूर्वानुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। मुंबई में शाम या रात तक बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। इन शहरों में न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। जम्मू, श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हैदराबाद, बेंगलुरु और विशाखापत्तनम में बादल छाए रहेंगे और शाम को हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी और शिलंग में बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार बारिश या गरज के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। विशाल, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI और उससे जुड़े संगठनों पर प्रतिबंध अखबारों की बड़ी खबर है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कट्टरता की नर्सरी बंद, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण और प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई में संदिग्ध गतिविधियां सामने आने के बाद उठाया गया कदम। परिवार पोषण के नाम पर खाड़ी देशों से आता था पैसा। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, आतंक के पालन पोषण पर ताला, सरकार ने खोला कच्चा चिट्ठा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष पद पर सेवानिवृत्त रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की नियुक्ति अखबारों की अहम खबर है। हिंदुस्तान का कहना है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान जनरल चौहान सैन्य अभियान महानिदेशक थे। इसके अलावा जनरल चौहान ने पूर्वोत्तर में पूर्वी कमान के GOC की जिम्मेदारी संभाली। राष्ट्रीय और रणनीतिक मामलों में अहम योगदान। जनसत्ता की बड़ी खबर है, केंद्र सरकार ने मुफ्त अन्न योजना की अवधि बढ़ाई। इस योजना में 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो गेहूं और चावल हर महीने दिया जाता है। राष्ट्रीय सहारा का कहना है, 3 रेलवे स्टेशनों का होगा सौंदर्यीकरण, एयरपोर्ट की तरह बनाए जाएंगे दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई CST स्टेशन। दैनिक जागरण की खबर है, 5 वर्ष में 3 गुना से ज्यादा बढ़ा बैंकों का फंसा कर्ज। इस वर्ष मार्च में 8,58,000 करोड़ रुपए का कर्ज था बकाया। हिंदुस्तान का कहना है, GST संग्रह लगातार 7वें महीने रहेगा ऊंचा। 1 अक्टूबर को जारी होंगे सितंबर माह के GST आंकड़े। आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से पत्र लिखता है, रूस यूक्रेन संकट शुरू होने के बाद चुनौतियों से उबर रही है अर्थव्यवस्था। ईरान में हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ईरान के 80 शहरों में फैला प्रदर्शन, दमन तेज, 76 मौतें। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, गैर जरूरी बल प्रयोग से बचें। दैनिक भास्कर की खबर है, कनाडा में महंगाई दर 42 साल में सबसे अधिक, हर महीने का खर्च $1,000 तक बढ़ा। भारतीय छात्रों को गुरुद्वारों में लेनी पड़ रही है शरण। 1 साल में खाने पीने का सामान 10.8% महंगा हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर। श्री मोदी 29,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI और उसके सहयोगी गुटों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने को कहा।
सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 3 महीने के लिए और बढ़ाई। 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अरुणाचल प्रदेश में सीमावर्ती चौकियों की संचालन तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान अगले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त। वरिष्ठ अधिवक्ता R वेंकटरमणी भारत के नए अटॉर्नी जनरल होंगे। विश्व हृदय दिवस आज मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।